इतनी देर हो गई, महारानी अभी तक आंगन पे झाड़ू लगा रही हैं। पता नहीं बाकी का काम कब होगा। हो जाएगा चाची, अभी हो जाएगा। हाय 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 हाय, चूल्हे में खाना कैसे बनाऊं? एक भी लकड़ी नहीं है। ये बुरी सी लड़की हमारे पैसों पर बस पल रही है। एक काम भी इस लड़की से ठीक से नहीं होता। कमला, अरे कमला। क्या हुआ चाची जी, आप मुझे बुला रही थी? नवाबजादी लड़की कहाँ है जो मैंने तुमसे कल दोपहर को लाने को कहा था? कहाँ है? चाची जी, वो दरअसल कल काम करते करते शाम हो गई थी, इसलिए। अब तो तुम काम का बहाना ही दोगी। सारी परेशानी अब मेरी ही है। बिन माँ बाप की बेटी को खाना खिलाओ और उसके ताने भी सुनो। मेरे भाग्य में बस यही था क्या? मैं तुरंत जाकर लकड़ियाँ ले आती हूँ। हाँ हाँ, लकड़ियाँ लाके मेरा सिर पे मार दो। मुझे जन्म देते समय माँ की मृत्यु हो गई और मैं थोड़ी बड़ी होने से पहले ही मेरे पिताजी की भी मृत्यु हो गई। माँ पिता का प्यार क्या होता है ये मुझे समझ ही नहीं आया। क्योंकि मैं अनाथ हूँ, इसलिए चाची और चाचा मुझे हमेशा सुनाते रहते हैं। न जाने भगवान ने मेरे भाग्य में ऐसा दुख क्यों लिखा, क्यों? ये सब सोचती हुई कमला जंगल में घुस गई और अपना काम करने लगी। अचानक ये क्या, वो झाड़ी के पास से क्या हिल रहा है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, मैंने जो सोचा था ये तो वही है। मैं बहुत मुश्किल से बच गई। अगर मुझे थोड़ी देर और हो जाती तो मैं शेर के पेट में चली जाती, लेकिन शेर तो पेड़ के नीचे घूम रहा है। वो जो करना चाहता है, जब तक वो यहाँ से नहीं जाता मैं इस पेड़ पर से उतरूंगी ही नहीं। हाँ, इस बीच भूख और थकान के कारण कमला को थोड़ी नींद आ जा रही थी। कमला अचानक जाग गई और देखा, अरे शेर तो यहाँ पर नहीं है। यही मौका है, अब जल्दी से उतरकर भागना पड़ेगा मुझे। पेड़ से उतरने जा रही कमला अचानक कुछ कदमों की आहट सुनकर रुक जाती है। चांद की रोशनी में उसने देखा कि पेड़ के नीचे सिर से पांव तक चादर लपेटे एक आदमी खड़ा था। उफ, ये लोग आने में बहुत देर कर रहे हैं। आ गए आप लोग? तुम्हारे महाराज के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है, बताइए। सुनो, आज इस राज्य के सेनापति की शादी है, इसीलिए सभी रक्षक उसी में व्यस्त हैं। यही मौका है, अपने राजा से कहो कि वो आज सुबह ही राज्य पर आक्रमण कर दे। ठीक वैसा ही होगा। आप बस महल के पीछे वाला दरवाजा खुला छोड़ देना। तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं कर लूंगा। लेकिन अपने राजा से कहना कि भले ही वो राज्य छीन ले, लेकिन राज गद्दी मुझे ही चाहिए। हाँ ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। सुबह होते ही इस जंगल के किनारे सेना के साथ तैयार रहना। जैसे ही मैं महल से मशाल का संकेत दूंगा, तुम लोग आक्रमण कर देना। ठीक है, जैसा आप कहें। ये मैंने क्या सुना? राज्य पर एक बड़ा खतरा आने वाला है। नहीं नहीं, मुझे तुरंत महाराज के पास जाकर ये खबर देना चाहिए। ए लड़की, कहाँ जा रही हो? महाराज से मिलने, उनसे बहुत जरूरी काम है मुझे। क्या काम है, बताओ हमें, नहीं तो कल सुबह राज दरबार में आना। मुझे लगता है ये लोग ऐसे अंदर जाने नहीं देंगे, लेकिन अगर मैं अभी नहीं बताऊंगी तो बहुत बहुत देर हो जाएगी। क्या हुआ क्या? तुमसे जाने के लिए कहा था ना मैंने। चलो निकलो यहाँ से। आप लोगों को पता भी है आप किससे जाने के लिए कह रहे हैं? हाँ हाँ, सब कुछ जानता हूँ। तुम जैसे बहुत से लोग महाराज से प्रतिदिन मिलने के लिए आते हैं। ये कभी संभव नहीं है। क्या मतलब? क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम? इसका मतलब है कि मैं महाराज की मंगेतर हूँ। मेरी खूबसूरती से प्रभावित होकर उन्होंने मुझसे शादी करने का वादा किया है और आज उन्होंने मुझे बुलाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? हाँ बोलो।
हमसे गलती हो गई है, हम पहचान नहीं पाए। आप चलिए मेरे साथ। ठीक है, चलो। महाराज, इस राज्य की भावी महारानी आपसे मिलने के लिए आई है महाराज। मतलब ये सब क्या बोल रहे हो? जी महाराज, उन्होंने हमें तो अपना परिचय आपकी मंगेतर के रूप में दिया है। मेरी मंगेतर? ठीक है, उन्हें यहाँ लेकर आओ। जी महाराज। इतनी रात में मेरी मंगेतर की पहचान के साथ कौन महल में प्रवेश करना चाहती है? आखिर चाहती क्या है? महाराज को मेरा प्रणाम। कौन हो तुम? मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है। मेरा नाम कमला है, मैं आपके राज्य की एक गरीब प्रजा हूँ। तुमने सैनिकों के सामने अपनी पहचान झूठी क्यों बताई? तुम अपने आप को मेरी मंगेतर बताकर इतनी रात को राजमहल में आई हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, लेकिन इसके अलावा मेरे लिए कोई और रास्ता खुला ही नहीं था। मतलब? महाराज, इस राज्य पर कुछ ही देर में एक बड़ा खतरा आने वाला है। मजबूरन मुझे आपसे मिलने के लिए इतनी रात को ये झूठ बोलना पड़ा। इसके लिए माफी चाहती हूँ। खतरा? कैसा खतरा? पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। दरअसल महाराज, राज्य का इतना बड़ा संकट सुनकर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। सुबह होने में ज्यादा वक्त नहीं है, आप अभी जल्दी कुछ कीजिए। तुमने जो कहा मैं तो अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, जिसने ये खबर दी थी, क्या तुमने उसे देखा था? नहीं महाराज, एक तो अंधेरा था, ऊपर से वो आदमी खुद को चादर में लपेट लिया था, इसलिए मैं उसको नहीं देख पाई। लेकिन क्या? वो जूते और धोती पहने था, और जिस तरह से वो बात कर रहे थे उससे मुझे लगा कि वो आपका कोई करीबी इंसान है। तुमने जो कहा उससे मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कौन है वो विश्वासघातक? कैसे पहचानूं उसे? मैं उसकी आवाज से उसे पहचान सकती हूँ महाराज। ठीक है, पर इसके बारे में बाद में सोचेंगे। अब अगर तुम सही हो तो इससे पहले कि वो लोग हम पर हमला करें, हम लोगों को ही आगे बढ़कर हमला करना होगा। जी महाराज, मैंने सुना है कि वो जंगल के पास तैयार रहेंगे। ठीक है, मैं भी सैनिकों के साथ में वहाँ जाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने पूरे राज्य की भलाई के लिए ऐसा किया है। तुम्हें मैं बाद में पुरस्कार दूंगा। अभी तुम ध्यान से घर वापस जाओ। जो हुकुम महाराज। जैसे ही कमला चली जाती है, महाराज प्रताप सिंह अपने भाई राणा सिंह और कई सैनिकों के साथ तोप गोले के साथ जंगल में पहुँचे और देखा कि कमला ने बिल्कुल सही खबर दी थी। कमला ने बिल्कुल सही खबर दी थी। सैनिकों, आक्रमण करो। महाराज का आदेश मिलते ही सैनिक शत्रु पर टूट पड़े। लंबे समय तक भारी गोलाबारी और लड़ाई के बाद दुश्मन को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चाची जी, ओ चाची जी, दरवाजा खोलिए। ए लड़की, इधर क्यों आई है? बता। फिर से इसी घर में वापस आ गई तुम? जाओ, अभी जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मतलब मैं कहाँ जाऊँ चाची जी? क्यों? कल लकड़ी लाने के नाम पर पूरे दिन जहाँ पर आनंद ले रही थी वहीं जा। खत्म होते ही उसे फिर से अपने चाचा जी का घर याद आ गया? हाँ? जा, निकल जा। आनंद नहीं चाची जी, कल मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो परेशान होके मर क्यों नहीं गई? ऐसा क्यों कर रही हैं आप चाची जी? पहले आप सुनिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। इतनी बड़ी लड़की पता नहीं पूरी रात कहाँ रही, हमारा नाम बदनाम करवाया। अब उस लड़की को घर में घुसने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन चाची जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अभी इस घर से निकलो, नहीं तो मुझे अच्छे से पता है कि झाड़ू मारकर तुम्हें कैसे घर से बाहर निकलना है। कमला, निकल जा कमला, यहाँ से निकल जा। ठीक है चाची जी, मैं चली जाती हूँ और कभी भी वापस नहीं आऊंगी। निकल जा कमला, यहाँ से निकल जा।
इस प्रकार अपमानित होकर कमला अपने चाचा का घर छोड़कर गांव के अंत में एक तालाब के किनारे बैठकर रोने लगी और फिर वो मन ही मन बोलती है, आज मुझे इतना अपमान इसलिए सहना पड़ा क्योंकि मेरे माता पिता नहीं हैं। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? चाचा जी ने मेरी एक तक नहीं सुनी। इससे तो अच्छा है कि मैं गले में कलश बांधकर इस तालाब में डूब जाऊं और कोई रास्ता नहीं है। तभी कई घोड़ों की आवाज सुनकर कमला ने पीछे मुड़कर देखा। महाराज युद्ध से लौट रहे हैं। कमला को देखकर वो सिपाहियों के साथ वहाँ पर खड़े हो गए और फिर महाराज ने कमला से कहा, अरे कमला, तुम यहाँ पर? तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी बातें सच निकली। तुमने इस राज्य पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये राज्य अब खतरे से बाहर है और आप जीत भी गए। इससे बड़ी खुशी की खबर क्या हो सकती है महाराज? मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम इस रास्ते पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा कोई घर बार नहीं है? कभी जंगल में, कभी तालाब किनारे। हाँ, घर तो था, लेकिन कल रात के बाद से अब वो नहीं है। अनाथ लड़कियों के भाग्य में इससे ज्यादा और क्या मिल सकता है? क्या हुआ था? मैं जब आपके घर से वापस आई अब मेरे पास मरने के अलावा कोई और चारा नहीं है महाराज। नहीं नहीं, ये सब बातें दिल पर मत लाना। तुम एक काम करो, मेरे साथ राजमहल चलो, वहाँ तुम राजमाता के पास रहना। लेकिन भैया, मैं कह रहा था कि राज्य के ऊपर से अभी अभी ये खतरा टला है। क्या इस समय किसी अनजान लड़की को महल में रखना उचित होगा क्या भैया? और इसके अलावा मैंने सुना है वो गद्दार इसी राज्य का है। इस राज्य का नहीं, राजमहल में ही किसी ने धोखा दिया है और ये लड़की मुझे ये जानने में मदद करेगी। कैसे? क्या उसने उसे देखा? उसे देखा तो नहीं, लेकिन उसकी आवाज सुनी है और ये सुनकर उस विश्वासघाती गद्दार को पकड़ने में मेरी मदद करेगी। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए भैया, तब उसे ले चलिए। क्यों कमला, हमारे साथ चलने में कोई आपत्ति तो नहीं? आपत्ति क्यों होगी? बल्कि आपकी शरण में रहना मेरा परम सौभाग्य है। और वैसे भी उस गद्दार को भी तो पकड़ना है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो चलो फिर। राजा कमला को महल में ले आए और उसे राजमाता के पास भेजकर काम में लग गए। इतने में राणा अपने कमरे में बैठकर सोचने लगे। नहीं हुआ, नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ। मैं फिर से असफल हो गया, बस लड़की के कारण। और उसने मुझे पहचान भी लिया है। अब अगर वो भैया को बता देगी तो नहीं, कुछ भी करके ये नहीं होने दे सकता मैं। ये राज्य, ये राजगद्दी मुझे चाहिए। किसी भी कीमत पर मैं उसे खो नहीं सकता। लेकिन उससे पहले मुझे उस लड़की को दुनिया से हटाना ही होगा। और उसके बाद मेरे भैया को मुझे जो भी करना है वो कल रात तक करना ही होगा। ए सुनो, महाराज ने तुम्हें महल की छत पर बुलाया है। इतनी रात को छत पर? लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता ये सब। उन्होंने मुझे तुम्हें बताने का आदेश दिया, इसलिए मैं तुम्हें बताने आई हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं जाती हूँ। इतनी रात को महाराज ने मुझे छत पर क्यों बुलाया होगा? कोई जरूरी काम होगा शायद। अच्छा है कि मैं आज महाराज को सारी सच्चाई बता दूंगी, यही सबसे अच्छा रहेगा। प्रणाम महाराज। दासी ने कहा कि आपने मुझे बुलाया है। क्या आपकी कोई विशेष आवश्यकता है? लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वास्तव में मुझे पता चल गया है कि इस राज्य का शत्रु, आपका शत्रु, वो गद्दार कौन है। मुझे नहीं पता कि आप मेरी बातों का यकीन करेंगे कि नहीं, लेकिन मैं बताना भी चाहती हूँ।
इसलिए बता रही हूँ कि वो कोई और नहीं बल्कि आपका अपना भाई है। कल मैंने उसकी आवाज सुनकर उसे पहचान लिया था। मुझे पता था, मुझे पहले से पता था कि तुम ऐसा ही करोगी। आप? लेकिन दासी ने तो कहा था कि मैंने ही उसे भैया के नाम पर तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए भेजा था, समझे? शैतान लड़की, मेरे रास्ते का कांटा बनोगी। आज मैं तुम्हें खत्म ही कर दूंगा, देखो। ये कहते हुए राणा ने कमला का हाथ मुंह पकड़ लिया और उसे छत के किनारे की ओर खींचने लगा और बोलने लगा, जो कोई भी मेरे और इस राज्य के सिंहासन के बीच में आएगा, मैं उसे इस दुनिया से हटा दूंगा। मैं तुम्हें इस छत से धक्का दे दूंगा और भैया को कह दूंगा कि तुमने आत्महत्या कर ली है। राणा कमला को छत के किनारे पर लाता है और उसे धक्का देने ही वाला होता है कि तभी खबरदार राणा, अगर कमला को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें अभी यहीं पर जिंदा जला दूंगा। छोड़ो उसे। भैया, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कमला को तुम क्यों मारना चाहते हो? भैया दरअसल भैया वो उस लड़के ने ही हम सबसे गद्दारी की है, इसलिए मैंने उसे नहीं महाराज, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे सब कुछ पता है, तुम शांत हो जाओ। राणा, तुम तो मेरे अपने भाई हो, तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? मैंने क्या किया है? अब और नाटक मत करो। यदि तुम्हें इस सिंहासन का इतना ही लालच है तो तुम मुझे बता सकते थे। मैंने तुम्हें इसे ऐसे ही दे दिया होता, लेकिन इसके बजाय तुमने पूरे राज्य को खतरे में डाल दिया। भैया मेरा यकीन करिए, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ तुम जैसे विश्वासघातक पर विश्वास कर लो। सुनो राणा, मैं ऐसे ही राजा नहीं बन गया। कल तुम्हारी आवाज सुनकर कमला जिस तरह तुम्हारी ओर देख रही थी, मुझे तो उसी समय शक हो गया था। और आज शाम को सुनो, तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा, फिर तुम्हें खूब बख्शीश मिलेगी। क्या काम छोटे मालिक? वो कमला नाम की एक लड़की है ना, जो कल हमारे साथ आई थी। रात जब थोड़ी बढ़ जाए तो उसे कह देना कि महाराज ने उसे छत पर बुलाया है। लेकिन अगर महाराज को पता चल गया किसी तो? को कुछ नहीं पता चलेगा। ये लो 200 स्वर्ण मुद्राएं, काम हो जाने पर और भी मिलेगी। और हाँ, ये अपना मुंह बंद रखना, ठीक है? जो हुकुम छोटे मालिक, काम हो जाएगा। उसके बाद कमला के पीछे पीछे यहाँ आकर तो सब कुछ पता चल गया, सब सुना भी। अब मैं अपनी आंखें और कान पर तो शक नहीं कर सकता ना, है ना? भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई भैया, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। क्षमता का लालच बहुत बड़ा लालच है राणा, ये लोगों के विवेक को नष्ट कर देता है। लोग अपना पराया सब कुछ भूल जाते हैं, जैसा कि तुम भूल गए। लेकिन मेरे राज्य में गद्दारों को क्षमा नहीं मिलती, चाहे वो अपना भाई ही क्यों ना हो। मुझे माफ कर दीजिए भैया, आगे से कभी क्षमता का लालच नहीं करूँगा मैं। सैनिकों, छोटे कुमार को ले जाओ और सलाखों के पीछे डाल दो। भैया मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए भैया। कमला, तुम्हारा योगदान मैं और मेरा राज्य कभी नहीं भूलेंगे।